गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप कैसे हैं। मैं आपके साथ नवीन कुमार। आज हम पढ़ने वाले हैं एक नए टॉपिक के बारे में और आज हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस। और पॉलिटिकल साइंस के बारे में मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि मैं नवीन कुमार मॉडर्न चिल्ड्रन एकेडमी स्कूल प्रिंसिपल, और यहाँ आप आज पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस का जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है उस टॉपिक को। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक का मतलब ये है कि पॉलिटिकल साइंस में या कोई भी आप एग्ज़ाम देखते हैं, कोई भी गवर्नमेंट जॉब देखते हैं, उस गवर्नमेंट जॉब में या कोई भी अदर कोई एग्ज़ाम जो होती हैं, उन सभी एग्ज़ाम्स में पॉलिटिकल की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पॉलिटिकल के क्वेश्चन जो होते हैं वो हर एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं और वो राष्ट्रपति से संबंधित, राज्यपाल से संबंधित, प्रधानमंत्री से संबंधित या राज्यों से संबंधित भी हो सकते हैं। उसी के अंदर जो हमारा सबसे पहला टॉपिक जो आता है वो आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, भारतीय संविधान सभा। हम भारतीय संविधान सभा के बारे में स्टडी करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जब हमारा भारत देश गुलाम था, तो गुलाम जब था उस टाइम पे सेकंड वर्ल्ड वॉर जब हुआ सन 1945 में, 1945 में हमारा विश्व युद्ध सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था। उसी के अंत में जब हमारा वर्ल्ड वॉर समाप्त होने वाला था, तो अंग्रेज़ों की जो जड़ें थी या अंग्रेज़ों ने ये सोचा कि अब ज़्यादा दिन तक हम इस भारत देश पर राज नहीं कर सकते, तो उन्होंने ये एक डिसाइड किया और इंडिया में एक कमीशन की स्थापना की, जिसे हम जो कमीशन हमने या ब्रिटेन ने या ब्रिटिश ने या अंग्रेज़ों ने जो भेजा, उन्होंने ये बताया कि आप एक कॉन्स्टिट्यूशन आप बनाइए, उसमें आपको हम हेल्प करेंगे। तो यहाँ इंडिया के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट और महान हस्तियों ने अपना भाग लिया और इम्पोर्टेंट्स जो लोग थे उन्होंने अपना पूरा योगदान देते हुए पूरी मशक्क़त के साथ में या पूरी मेहनत के साथ में उन्होंने अपना यह योगदान दिया और हमारे भारतीय संविधान को बनाने का बीड़ा उठाया। इसी भारतीय संविधान को बनाने के लिए सबसे पहले जब यहाँ पर हम देखते हैं संविधान सभा का जो गठन हुआ था, जिस दिन उसको बनाया गया था या व्यक्तियों को जब चुना गया था, तो संविधान सभा की जो अनुशंसा जो हुई थी कैबिनेट मिशन के अनुसार हुई थी। कैबिनेट मिशन जो हमारे भारत देश में आया, उन्हीं की अनुशंसा के आधार पर ही हमारे वो भारत कब आया था, मार्च 1946 को आया था। मार्च 1946 में भारत आने के बाद उन्होंने भारत के लोगों से महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट्स जो लोग थे, उन इम्पोर्टेंट्स लोगों से उन्होंने वार्तालाप की और आपस में उन्होंने चर्चाएं की। उन चर्चाओं के साथ में रहते हुए उन्होंने भारतीय संविधान को बनाने का निर्णय लिया। उसी निर्णय में हम देखते हैं कि हमारे जब कैबिनेट मिशन ने यह बात बता दी थी, तो बताने के बाद उन्होंने ये कहा कि अब इसमें सदस्यों को चुना जाए। अब सदस्य चुनने का मतलब ये थोड़ा ना है कि किसी जैसे ग्रुप के अंदर या 10 लोगों का ग्रुप बनाकर उसको संभालना होता है। यहाँ पर बात आ रही थी पूरे इंडिया के अंदर, जहाँ हमारे 1 लाख के ऊपर एक सीट को डिसाइड किया गया है। 1 लाख के ऊपर एक सीट बनाई गई थी, उसी के अकॉर्डिंग जो है वो सदस्य बनाने थे। अब सदस्यों को यहाँ पर बनाने के वक्त कुल सदस्य जो हमारे पास आए वो 389 के रूप में थे। 389 के रूप में हमारे पास कुल सदस्य थे। उनमें से 292 जो सदस्य थे वो ब्रिटेन के ऊपर जो शासन था या ब्रिटेन के क्षेत्र में या ब्रिटेन के
पास जो लोग थे, या ब्रिटेन जो हम कह सकते हैं, ब्रिटेन जो लोग थे, उनको यहाँ पर क्या किया गया, एक निर्वाचित करके भेजा गया। भारत में उनको निर्वाचित करके भेजा गया। निर्वाचित करने के बाद में यहाँ पर जो 39 जो रह गए हैं, उन 39 को मनोनीत किया गया, मतलब उनको चुना नहीं गया, सीधा डायरेक्ट उनको भेजा गया। चुनने का काम कहाँ हुआ, यहाँ पर 292 सदस्यों का हुआ, और 93 जो सदस्य थे वो मनोनयन थे। मनोनयन का अर्थ होता है कि सीधा डायरेक्ट किसी द्वारा भेज दिया जाना, ये मनोनयन कहलाता है। यहाँ पर जो 4 साथ में जो सदस्य जुड़े थे वो ABCD के रूप में हैं। यहाँ पर 4 जो हैं वो सदस्य शामिल हुए। उन सदस्यों के अंदर जो है, मैं आपको बता दूं, उन सदस्यों को कमिश्नरी क्षेत्र कहा गया है। ये 4 जो क्षेत्र हैं वो कमिश्नरी क्षेत्र थे। यहाँ पर A का जो मतलब है वो है अजमेर। यहाँ B का मतलब जो पाकिस्तान में, वर्तमान में जो पाकिस्तान है, उस पाकिस्तान के बलूचिस्तान को लिया गया। B का मतलब यहाँ पर बलूचिस्तान है। C जो है वो यहाँ पर कर्नाटक, वर्तमान में जो कर्नाटक है, कर्नाटक में कुर्ग को लिया गया। और D नंबर का है यहाँ पर दिल्ली। तो यहाँ पर 4 कमिश्नरी क्षेत्रों को शामिल किया गया। यहाँ हम आगे जब चलते हैं तो इनको शामिल करने के बाद एक कुल सदस्य बना दिए गए। कुल जब सदस्य बना दिए गए हैं तो उसके बाद यहाँ देखते हैं हम भारत के साथ में, क्योंकि हम राजस्थान की स्टडी कर रहे हैं तो हम राजस्थान से भी संबंधित कोई क्वेश्चन देख लेते हैं। क्योंकि ये जितने भी मैंने क्वेश्चन यहाँ पर नोट किए हैं ये वेरी 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 4 टाइम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो हर एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं। आपकी कोई भी एग्ज़ाम हो उससे रिलेटेड या उसके अंदर इनको पूछा जाता है। मैंने ये पहला अपना वीडियो लेक्चर जो है वो शुरू किया है। मैं पॉलिटिकल साइंस से और इंग्लिश से MA हूँ, और मॉडर्न चिल्ड्रन एकेडमी स्कूल के अंदर मैं प्रिंसिपल हूँ। तो यहाँ पर मैंने बच्चों के साथ में कुछ मेरी भावनाएं या मेरे कुछ शिक्षा जो मैंने ग्रहण की है उसको मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इसको आप लाइक करते रहें, वीडियो को आप शुरू से लेके अंत तक ज़रूर देखें, और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको ज़रूर लाइक करें। और मेरे साथ जुड़ने के लिए आप क्या करेंगे, सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब के साथ में इसकी बेल आइकन को नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए, या जो वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे तो आप बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। हम नेक्स्ट लेकर चलते हैं। राजस्थान के बारे में हम बात कर रहे थे, तो राजस्थान जो है वो राजस्थान के अंदर से 17 सदस्यों को शामिल किया गया। कितने सदस्यों को शामिल किया गया? 17 सदस्यों को शामिल किया गया, जिसमें से हैदराबाद जो रियासत थी उसने भाग नहीं लिया था। तो क्वेश्चन आपसे यदि पूछा जाए कि यहाँ पर कौन सी रियासत ने इस संविधान सभा में भाग नहीं लिया, तो आप बताएंगे हैदराबाद ने भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट हम चलते हैं, संविधान सभा की बैठकों को लेते हैं। और संविधान सभा की बैठकों के अंदर मैं आपको बता देना चाहता हूं कि प्रथम जो बैठक हुई थी, यहाँ टोटल जो हैं वो 3 बैठकें हुई थी, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। 3 बैठकों के अंदर ये निर्णय निकल चुका था कि संविधान बनकर तैयार कैसे हुआ, किस प्रकार से हम डिटेल से हम पढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट यहाँ पर प्रथम जो बैठक हुई थी, आप डेट जो है वो डिसाइड रखें, डेट को याद रखें। 9 दिसंबर 1946 को। कमीशन कब आया था? मार्च 1946 को कमीशन आया था। लेकिन प्रथम बैठक कैबिनेट मिशन की अनुशंसा पर और भारतीय लोगों ने मिलकर जो सदस्य की एक बैठक बनाई थी, उस बैठक की प्रथम बैठक जो हम देखते हैं वो 9 दिसंबर 1946 को बनी थी। तो डेट आप इम्पोर्टेंट हैं, इम्पोर्टेंट डेट को ध्यान रखें। मैंने आपको हाईलाइट करके दिखा रखा है, आप भी इसको ध्यान रखें इस चीज़ में। तो जो इम्पोर्टेंट जो बैठकें हैं उन पे आप टिक मार्क लगाते हुए चलें। अब प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। अब ये हुई कहाँ थी? तो आप बताएंगे संसद के कैबिनेट कक्ष के अंदर ये प्रथम बैठक हुई थी। अब देखते हैं कि प्रथम बैठक में टोटल सदस्य तो हमारे पास 389 थे, लेकिन इन सदस्यों में से हमारे पास प्रथम बैठक में कितने सदस्य आए? इंपॉर्टेंट बात यह है, क्योंकि क्वेश्चन जब बनकर आएगा तो इन्हीं के अंदर से क्वेश्चन बनेगा।
प्रथम बैठक के अंदर टोटल जो सदस्य थे उनमें से 207 सदस्य, हमारी हड्डियां 206 हैं, उससे एक ज़्यादा, तो यहाँ पर 207 सदस्यों को शामिल किया गया, या कहने का अर्थ 207 सदस्य इस प्रथम बैठक में शामिल हुए, जिसमें से 9 महिलाएं थी। लेकिन यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि टोटल कितनी महिलाएं थी, तो यहाँ पर 15 बताएंगे, 15 महिलाएं टोटल थी, जिसमें से 9 महिलाएं ही इस प्रथम बैठक में 9 महिलाओं ने ही भाग लिया। नेक्स्ट हम चलते हैं, अब वो कौन कौन से जो बाकी जो सदस्य रह गए वो कौन से थे, क्यों नहीं आए, उनका कारण क्या था, तो देखते हैं। 73 जो लोग थे मुस्लिम लीग से संबंधित थे। जो मुस्लिम लीग मतलब मुसलमानों से संबंधित, उन्होंने सोचा कि हमारी यहाँ पर सुनवाई होगी या नहीं होगी, या हमें यहाँ पर अलग से कोई काम करने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो इसलिए उन्होंने प्रथम बैठक में भाग नहीं लिया। नेक्स्ट हम देखते हैं देशी रियासतें, उन्होंने भी क्या कर दिया, बहिष्कार कर दिया। देशी रियासतें कौन सी थी? देशी रियासतें कहने का मतलब है जो राजा जो थे वो देशी रियासतों में शामिल किए गए। राजा का मतलब यहाँ पर ये है कि जो राजा ये सोच रहे थे कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, शासन कर रहे हैं, तो क्या हमें अलग से शासन करने को मिलेगा या हमें भारत में ही इंक्लूड कर लिया जाएगा, या हमें इनके साथ में ही रहकर अपना जीवन जीना होगा। तो इसलिए 73 मुस्लिम लीगों ने तथा देशी रियासतों ने यहाँ प्रथम बैठक में आने से क्या कर दिया, बहिष्कार कर दिया कि हम आपकी बैठक में नहीं आएंगे। हम नेक्स्ट चलते हैं। जब ये 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक का निर्माण हुआ, प्रथम बैठक की हुई थी, उस बैठक में अब सदस्य तो बन जाते हैं, लेकिन उन सदस्यों को डील करने के लिए किसी एक मुख्य सदस्य की आवश्यकता होती है, जिसमें से चुना गया, यहाँ पर चुने गए थे सच्चिदानंद सिन्हा को यहाँ पर चुना गया अस्थायी सदस्य के रूप में। अब वो अस्थायी का मतलब ये होता है कि कहीं बहुत सारे सदस्यों में से किसी एक सदस्य को उठाकर सीधा मनोनीत कर दिया जाना, यहाँ पर अस्थायी यानी कुछ समय के लिए उसे बनाया गया था। बनाया क्यों गया था? क्योंकि वो एक वहाँ पर उस सभा के अंदर या कैबिनेट ने जो सभा बनाई थी, तो उस सभा के अंदर सबसे बुजुर्ग पर्सन थे, वो सबसे एज्ड पर्सन थे, इसलिए सच्चिदानंद सिन्हा को यहाँ पर प्रथम बैठक का अस्थायी सदस्य बनाया गया, अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। नेक्स्ट चलते हैं हम यहाँ पर दूसरी बैठक के बारे में। दूसरी बैठक इसी के 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को रखी गई। कब रखी गई? 11 दिसंबर 1946 को रखी गई। अब 11 दिसंबर 1946 को जब ये बैठक हुई तो सच्चिदानंद सिन्हा को यहाँ से हटाकर और स्थायी सदस्य बना दिया गया। किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। स्थायी का मतलब है यहाँ पर चुनकर बनाया गया, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने यहाँ पर सन 1946 से लेकर 1950 तक एक राष्ट्रपति का पद ग्रहण किया था, जो अस्थायी रूप से चुने कर बने थे। लेकिन सन 1952 से लेकर सन 1962 तक वो एक स्थायी और चुने हुए राष्ट्रपति थे। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि सन 1946 11 दिसंबर सन 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी सदस्य बना दिया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बिहार का गांधी भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। बिहार का गांधी किसे कहते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को यहाँ पर कहा गया है। आगे हम इससे डिटेल से हम बात करेंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं, तीसरी बैठक हुई। तीसरी बैठक के अंदर 13 दिसंबर, प्रथम देखिए बैठक 9 दिसंबर 1946 को, सेकंड जो बैठक हुई थी वो 11 दिसंबर 1946 में हुई, और तीसरी जो बैठक है वो 13 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें नेहरू जी अध्यक्ष तो बन चुके थे क्योंकि वो स्थायी हो चुके थे। अब आगे चलते हैं तो इसमें नेहरू जी जो थे, जिन्होंने लाल किले पर सबसे ज़्यादा तिरंगा झंडा फहराने का रिकॉर्ड हासिल किया है, वो एक नाइस एंड इम्पोर्टेंट पर्सन थे। यहाँ पर वो उद्देश्य का प्रस्ताव लेकर आए। उद्देश्य का प्रस्ताव उन्होंने कब यहाँ पर रखी थी? 13 दिसंबर 1946 को रखी थी। उसी बीच
डॉक्टर BR अम्बेडकर वहाँ पर थे, तो उन्होंने एक बात कही कि हम इस उद्देशिका प्रस्ताव को तभी शामिल कर सकते हैं जब ये निश्चित हो जाए कि मुस्लिम जो लीग है और देशी रियासतों से हमारे पास कितने सदस्य आने वाले हैं, तभी हम क्या करेंगे, इसको उद्देशिका को इसमें शामिल करेंगे। ये बात होने के बाद में पारित, कहने का मतलब है कि उद्देशिका प्रस्ताव रखी गई थी 13 दिसंबर 1946 को, लेकिन ये पारित जब हुई थी तो ये इसकी डेट आएगी 22 जनवरी 1947 को। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि उद्देशिका प्रस्ताव को कब रखा गया, तो 13 दिसंबर 1946 को, लेकिन पारित कब हुई है, 22 जनवरी 1947 को ये पारित हुई। अब यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट, अंत में जो संविधान सभा जो है, संविधान सभा के अंदर अंत में संशोधित के रूप में संशोधन करने के बाद में संविधान की प्रस्तावना इसे बना दिया गया। किसको बना दिया गया, उद्देशिका को संविधान की प्रस्तावना बना दिया गया। ये आप नोट कीजिए। और अभी नेक्स्ट चलते हैं हम। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि पॉलिटिकल साइंस को आप वेरी डीपली से पढ़ें, और डीपली जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट के रूप में काम आएंगे। यहाँ पर नेहरू जी जो थे उन्होंने प्रस्तावना को क्या कहा है, आत्मा कहा है। तो क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रस्तावना की आत्मा या संविधान की आत्मा किसको कहा है और किसने कहा है। संविधान की आत्मा जो है वो प्रस्तावना को कहा गया है और संविधान के लिए कहा है। संविधान की आत्मा किसको कहा है, प्रस्तावना को बताया गया है। किसने बताया है, नेहरू जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर इसी से रिलेटेड क्वेश्चन होने के साथ साथ मैंने आपको ये बताया है कि यहाँ भीमराव अंबेडकर जो थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने यहाँ संवैधानिक जो उपचारों का अधिकार है, जो अनुच्छेद 32 में आता है, और 32 के अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने यहाँ संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है। तो दो क्वेश्चन यहाँ पर पुटअप होते हैं कि संविधान की आत्मा किसको कहा गया है। तो यहाँ पर संविधान की आत्मा जो है प्रस्तावना को कहा गया है। किसने कहा, नेहरू जी ने। लेकिन अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसको कहा है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा है। ये दोनों आपस में ही एक अपोजिट क्वेश्चन है और आप इसको अच्छे से नोट कर सकते हैं। संविधान की जो निर्माण की समितियां जो थी, संविधान जब बना उस टाइम पे, उस समय पे, और कुछ समितियों का गठन किया गया। उन समितियों के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट जो समिति थी वो थी प्रारूप समिति। प्रारूप समिति जो थी, उस प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक ऐसे व्यक्ति थे जिनके पास में बहुत ही ज़्यादा ज्ञान था। कहने का अर्थ ये है कि निम्न वर्ग के होने के कारण भी वो आज विश्व के संविधान को लिख रहे थे। विश्व के संविधान की जो सबसे इम्पोर्टेंट जो समिति थी, प्रारूप समिति, उसका उन्हें अध्यक्ष बनाया गया। यहाँ पर समिति के अध्यक्ष जब उनको बनाया गया तो उनके सहयोग के लिए, भीमराव अंबेडकर के सहयोग के लिए BN राव को भी रखा गया। BN राव एक ऐसे व्यक्ति थे जो वेरी नाइस पर्सन, समिति के अंदर उन्हें बिना पैसे लिए हुए ही वो अपना काम कर रहे थे, अपना योगदान दे रहे थे, संविधान बनाने में अपना योगदान दे रहे थे। तो यहाँ पर प्रारूप समिति के अध्यक्ष किसको बनाया गया, डॉक्टर अंबेडकर को बनाया गया। लेकिन संवैधानिक सलाहकार किसको बनाया गया, BN राव को बनाया गया। तो आपसे पूछा जाए कि संवैधानिक सलाहकार, संविधान का सलाहकार कौन था, तो BN राव थे। लेकिन प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर अंबेडकर थे। डॉक्टर अंबेडकर की जो समिति थी उसके अंदर सबसे बड़ी समिति माना गया इसे, और इस समिति के अंदर 7 सदस्य थे। 7 सदस्यों की ये समिति थी। यहाँ पर पूरा का पूरा भार जो है संविधान को लिखने का,
संविधान को बनाने का, किस प्रकार से इसको बनाया जाए, निम्न वर्ग को कैसे ऊपर किया जाए, उच्चतम वर्ग को कैसे हैंडल किया जाए, या सभी को समान तरीके से देखते हुए, सभी को बराबर इक्वल देखते हुए उन्होंने संविधान का निर्माण किया और संविधान बनाने के लिए उन्होंने अपना बीड़ा उठाया। उसके बाद देखते हैं सेकंड जो समिति थी वो नियम समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राज्य समिति के अध्यक्ष थे नेहरू जी, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, झंडा समिति के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी और प्रांतीय समिति के अध्यक्ष थे सरदार पटेल। यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल को दो समितियों का अध्यक्ष बनाया गया, एक तो प्रारूप समिति, एक प्रांतीय समिति। प्रांतीय समिति तथा प्रारूप समिति परामर्श समिति दोनों का अध्यक्ष किसको बनाया गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल को यहाँ पर बनाया गया था। नेक्स्ट हम चलते हैं, भारत का जो संविधान है वो सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। भारत का संविधान जो है विश्व का सबसे बड़ा संविधान है और लिखित संविधान भी है। लिखने का मतलब है इसे राइट किया गया है। भारतीय संविधान की जो भाषा है वो इंग्लिश में लिखी गई है और इंग्लिश में भी ऐसी लैंग्वेज में लिखी हुई है कि जो बिल्कुल ही कर्सिव लेटर के अंदर लिखी हुई है, जो वेरी पावरफुल है, वेरी इम्पोर्टेंट है। भाषा तो भाषा है ही, लेकिन एक सुंदर लिपि में लिखी जाने वाली जो भाषा है वो हमारे भारतीय संविधान की भाषा है, जो हमें इंग्लिश के अंदर लिखी हुई मिलेगी। भीमराव अंबेडकर जो हैं वो संविधान के जनक माने जाते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का जनक कहा गया है, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति है जिन्होंने जननी भी कहा है। यहाँ पर केवी राव जो व्यक्ति हैं उन्होंने यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान की जननी भी कहा है, क्योंकि उन्हीं के ऊपर सारा का सारा कार्यभार था, प्रारूप समिति के ऊपर भार था, उन्हीं के द्वारा ये संविधान का निर्माण किया गया। बाकी सभी सदस्यों ने मिलकर संविधान के निर्माण में कड़ी मशक्कत की है, कड़ी मेहनत की है। उसके अनुसार ही ये संविधान हमें आज इस बड़े संविधान के हम छोटे से अंग हैं और हम इसको फॉलो कर रहे हैं। देखते हैं आगे हम, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हैं वो किसी भी सदस्य में शामिल नहीं थे। इम्पोर्टेंट बात आती है कि BN राव जो थे वो संविधान सभा के सदस्यों में से बिल्कुल नहीं थे, यानी कि BN राव बिना पैसे लिए हुए ही संविधान को एक अपना सहयोग दे रहे थे, एक सलाह के रूप में वो लोगों को बता रहे थे। यहाँ पर वो एक ICJUNO की एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पर न्यायाधीशों का या इंटरनेशनल लेवल पर और जजों का काम करने वाले भारत के सबसे पहले व्यक्ति थे, जिसमें से 15 जजों की एक कमेटी होती है। उसमें से सबसे पहले भारत के जो व्यक्ति थे वो BN राव थे, जो 15 जजों की एक कमेटी होती है उसमें। अब यहाँ पर देखते हैं कुल अधिवेशन जो हैं वो टोटल अधिवेशन जो थे 11 अधिवेशन थे प्लस एक अधिवेशन। वैसे यदि आपको पूछा जाए कि टोटल अधिवेशन कितनी है तो आप बताएंगे 12 अधिवेशन हुए थे। 12वें अधिवेशन में 24 जनवरी 1950 जिसमें बैठक हुई थी या जो अधिवेशन हुआ था उसको भी शामिल कर लिया गया है। तो टोटल अधिवेशन कितने हो गए? 12 अधिवेशन हुए। आप इनको नोट करें। दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहता हूं। जब आप पॉलिटिकल साइंस में किसी क्वेश्चन की स्टडी करते हैं तो स्टडी करते वक्त आप किस प्रकार से स्टडी करते हैं वो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे कुछ अनुभव हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा, आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। जब आप पढ़ें तो अपने एक पेन या हाइलाइटर जो होता है उसको आप अपने पास रखें और कोई भी इम्पोर्टेंट कोई लाइन आती है उस लाइन के नीचे आप अंडरलाइन कर रहे हैं, जिससे आपके माइंड में वो चीज़ जल्दी आ जाए, क्वेश्चन को आप जल्दी याद कर सकें।
जल्दी आपको पुटअप कर सकें, उसको जल्दी समझ सकें। कई बार क्या होता है कि ये बच्चे जो होते हैं अपने माइंड में ये सोचते हैं कि मैं तो कोई बड़ा अधिकारी बनूंगा, मैं बड़ी पोस्ट के लिए जाऊंगा। ये कोई गलत बात नहीं है, आप बड़ी पोस्ट पे जाएं, भगवान आपको बड़ी पोस्ट पर लेकर जाए, या आप मेहनत करें उसके लिए। उस बड़ी पोस्ट के ऊपर पहुंचने से पहले आपको ये समझ लेना ज़रूरी है कि आप जब कोई बड़ी पोस्ट पर पहुंचते हैं तो उससे पहले बीच में कुछ कंटेंट्स होते हैं। कंटेंट्स का मतलब मेरा ये है, मान लीजिए एक पहाड़ पर हमें चढ़ना है। अब ये तो ज़रूरी नहीं है कि सीधा डायरेक्ट आप छलांग लगाकर ऊपर चढ़ जाएं। आप स्टेप बाय स्टेप चढ़ते हैं। पहले आप पत्थरों के ऊपर पैर रखते हैं, फिर उसके बाद में आप और ऊपर चढ़ते हैं, फिर आपके सामने झाड़ियाँ आती हैं, फिर कंकर आते हैं, तो आप क्या करते हैं, आप उसको पार करते हुए जाते हैं। तो आपकी मेन जो भूमिका होती है वो क्या होती है, छोटी छोटी जो टिप्स होती हैं उनको आपको फॉलो करना चाहिए। मेरा कहने का मतलब, या सीधी डायरेक्ट मुद्दे की बात मैं आपको बताता हूँ, आप सभी एग्ज़ाम्स के फॉर्म भरें, और सभी एग्ज़ाम्स के फॉर्म भरने के बाद आपको उसकी तैयारी भी करनी चाहिए और आपको एग्ज़ाम देना चाहिए। आप एग्ज़ाम में पास हो जाएं बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप अपने एम को ध्यान में रखिए, क्योंकि एक एग्ज़ाम, दूसरी एग्ज़ाम, तीसरी एग्ज़ाम से ही आपको क्या मिलती हैं, एक अपने एम तक पहुंचने की प्रक्रिया मिलती है, और इसी से आप अपने भविष्य का निर्माण करेंगे या अपने लक्ष्य तक पहुंच सकेंगे। इसलिए आपको इन छोटी छोटी चीज़ों पर भी ध्यान रखना चाहिए। अब देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अंबेडकर जी जो थे वो कलकत्ता से चुनकर आए थे, और आज़ादी के बाद वो बम्बई से सीट चुनकर आए थे। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि आज़ादी के बाद वो कहाँ से चुनकर आए, तो बताएंगे आप बम्बई से, और आज़ादी से पहले जो हैं वो कलकत्ता से चुनकर आए थे। अब हम चलते हैं प्रारूप समिति की ओर। प्रारूप समिति का यहाँ पर पहले भी डिस्कस हुआ है, लेकिन हम थोड़ा सा डिटेल से इसको स्टडी करने वाले हैं। तो प्रारूप समिति जो है उसको पांडुलेखन समिति भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, पांडुलेखन समिति कौन सी है? प्रारूप समिति को ही पांडुलेखन समिति कहते हैं। प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष हैं वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। लेकिन यदि क्वेश्चन आता है कि प्रारूप समिति को तैयार किसने किया, तो आप आंसर बताएंगे BN राव। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारतीय संविधान प्रारूप समिति को तैयार किसने किया, तो भीमराव अंबेडकर की बजाय BN राव आप बताएंगे। और अध्यक्ष चुना गया था, अध्यक्ष जो रखे गए थे वो भीमराव अंबेडकर को रखा गया था। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष तो थे भीमराव अंबेडकर, और प्रारूप तैयार किसने किया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि प्रारूप तैयार किसने किया था, तो BN राव ने किया था। जो इनमें से किसी भी प्रकार के सदस्य नहीं थे, वो अपनी फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पर अपना काम कर रहे थे, देश के हित के लिए काम कर रहे थे, अपना योगदान दे रहे थे। 29 अगस्त 1947 को ये प्रारूप समिति जो है वो बनकर तैयार हुई। कब बनकर तैयार हुई? 29 अगस्त 1947 को ये बनकर तैयार हुई, और इसमें टोटल सदस्य 7 सदस्य रखे गए थे, जो सबसे बड़ी समिति थी ये। इसमें कुल अधिवेशन जो हुए वो 11, यानी प्रारूप समिति के अधिवेशनों की बात कर रहे हैं। प्रारूप समिति में जो अधिवेशन हुए थे उनकी बात है। तो यहाँ पर प्रारूप समिति में अधिवेशन 11 हुए, लेकिन +1 का यहाँ अर्थ है कि अंत में जो अधिवेशन हुआ 24 जनवरी 1950 को, उसमें शामिल किया गया है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है और आप उसके आंसर या अल्टरनेटिव में दिए हुए हैं, इसमें दे दिए 11, 13, 14, 16, तो आप 11 बताएंगे, और यदि उसमें दे रखा है 11, 12, 14, 15, तो आप उसके अंदर 12 को ही टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि 26 नवंबर 1949 को संविधान लिखकर तैयार हो गया था, या लिख चुका था, या लिखकर या बनकर तैयार हो गया था। कब बना था? 26 नवंबर 1949 को संविधान जब वो लिखकर तैयार हो गया था, जिसमें 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। कितने दिन लगे थे? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन के अंदर हमारा भारतीय संविधान जो है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ था।
देखते हैं इसमें संविधान सभा में जब ये बनकर तैयार हुआ तो उसी संविधान सभा में उस पर हस्ताक्षर करने वाले टोटल जो सदस्य थे वो 284 सदस्यों को शामिल किया गया, या 284 लोगों ने संविधान सभा में रहते हुए उस संविधान के ऊपर हस्ताक्षर किए, अपने हस्ताक्षर किए। अब संविधान जो लिखकर तैयार हुआ उसे अब बनकर तो वो तैयार हो गया था, अब उसको अच्छी भाषा में, अच्छी सुंदर हैंडराइटिंग में उसको कैसे लिखा जाए। तो ये जो बीड़ा है लिखने का, हैंडराइटिंग के तौर पर लिखने का बीड़ा जो है वो दिया गया था नंदलाल, एक नंबर पे नंदलाल जी को और सेकंड नंबर पे प्रेम बिहारी नारायण को दिया गया था, जिन्होंने अपनी सबसे सुंदर लिखावट में संविधान का लिखने का काम किया। संविधान को नोटबुक में या बुक के अंदर या बड़े लिखने का काम, कोरने का काम किया, सुंदर भाषा में उसे व्यक्त किया। और जब उसको तैयार किया गया तो यहाँ पर एक पन्ने के रूप में बीच में तो उसके जो है डिटेल्स वगैरह रखी गई थी और साइड में फूल पत्तियों से या उनके डेकोरेशन से उसको तैयार किया गया। उस डेकोरेशन के अंदर उन्होंने हमारे भारतीय संविधान के बारे में या भारतीय संस्कृति के बारे में बहुत ही सुंदर जो है विवरण किया है। तो हमने आज ये कंप्लीट किया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बारे में। यदि किसी को ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और मुझे अपने दोस्तों के पास आगे भेजते रहें और शेयर करते रहें। आगे इस वीडियो को यदि आप लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो मैं इसी प्रकार के पॉलिटिकल साइंस से संबंधित अच्छे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से संबंधित आपके साथ रहूँगा और हमेशा आपका साथ देता रहूँगा। थैंक यू।